हेलो बच्चे, शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 के भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दादी माँ और जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। दादी माँ चैप्टर के भाग 1 को हमने पहली वीडियो में कवर कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप पहले भाग 1 को पढ़ लें, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा। भाग 1 में हमने जाना कि लेखक जो है दादी माँ और अपने जो उनकी यादें हैं, जो उन्होंने दादी माँ के साथ अपना वक्त बिताया है, उसको हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उन्हें जो है कहीं किसी बात को लेकर जो है दादी माँ की याद आई है, वो हम इस भाग में जानेंगे कि उन्हें क्यों दादी माँ की याद आई है। उन्होंने हमारे साथ दादी माँ की बहुत सारी बातों को शेयर किया है कि किस तरह से जो है जब लेखक बीमार हो जाता था तो दादी माँ उनकी कैसे देखभाल करती थी। और दादी माँ का रामी की चाची के साथ भी जो है हमने एक छोटा सा भाग देखा था कि उन्होंने किस तरह से रामी की चाची को डांटा था कि वो उनके पैसे जल्दी से उन्हें वापस दे दें। लेकिन बाद में लेखक ने हमें ये भी बताया था कि जो दादी माँ है उन्होंने रामी की चाची का उधार माफ कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने रामी की चाची की बेटी की शादी के लिए खुद से जो है 10 रुपए उन्हें एक्स्ट्रा दिए थे, ताकि वो जो है हंसाई का कारण ना बन पाए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो लेखक की दादी माँ है वो कितनी अच्छी लेडी हैं। तो हम जो है इस चैप्टर में आगे जानेंगे कि लेखक का अपनी दादी माँ के साथ और कौन कौन सी यादें हैं जो वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि लेखक को आखिर दादी माँ की याद क्यों आई है। तो पहले आप जाकर भाग 1 को देख लीजिए, ताकि आप विस्तार पूर्वक जो है पूरा चैप्टर पढ़ पाएं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर और आगे की स्टोरी को देखते हैं कि लेखक हमें और क्या बताना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय कहते हैं अनुकरण को या नाटक को। अब लेखक यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो किशन के विवाह का दिन था, यानी उन दिनों की बात हमें लेखक बता रहे हैं कि उन दिनों में कैसा होता था कि जब शादी होती थी उससे पहले ही 4-5 दिन पहले ही जो है जो गांव की औरतें होती थी, पड़ोसीनें होती थी, वो जहाँ पर शादी होती है उस घर में आकर जो है रात रात भर गाना गाया करती थी, मौज मस्ती किया करती थी। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब शादी होती है उस रात को जो है एक नाटक भी होता था। अब वो नाटक कौन सा होता था? लेखक बताते हैं कि यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उस विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। पराय कहते हैं अक्सर को, और पुत्र उत्पत्ति होता है पुत्र की उत्पत्ति या पुत्र की प्राप्ति। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो वो नाटक होता था शादी वाले दिन, वो अक्सर जो है एक ही कहानी पर हुआ करता था, एक ही कथा पर हुआ करता था। यानी जिसकी भी शादी होती थी उसकी शादी में शादी वाले दिन वही नाटक किया जाता था। वो नाटक कैसा होता था? उस नाटक में दिखाया जाता था शादी वाले दिन से लेकर जब जो है लेडी का बेटा होता था। यानी यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि उस समय जो है पुत्र उत्पत्ति यानी पुत्र की प्राप्ति पर जोर दिया जाता था, उसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उस नाटक में यही होता था, यानी शादी से लेकर बात शुरू होती थी उस नाटक में, और अभिनय होते होते जो है जब पुत्र उत्पत्ति हो जाती थी वहां तक उस नाटक में कथा दिखाई जाती थी। और सबसे मेन बात ये थी कि उस नाटक में जो जितने भी किरदार होते थे, जितने भी भाग होते थे, वो सभी औरतें करती थी। यानी पुरुषों का इस नाटक में कोई भी योगदान नहीं होता था। इस नाटक के सभी भाग, सभी पार्ट या सभी जो किरदार होते थे, चाहे वो दूल्हा बना हो, दुल्हन बनी हो, चाहे वो लड़की का बाप बना हो, लड़के का बाप बना हो, वो सारे जो है वो औरतें ही निभाती थी, यानी औरतें ही अभिनय करती थी इस नाटक में। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दलान कहा जाता है बरामदे को, और आपत्ति कहते हैं कष्ट को या संकट को। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लेखक बीमार था, इसलिए वो बारात में नहीं जा पाया था अपने भाई की शादी में। और यहाँ पर लेखक ये भी बताता है कि उस शादी में लेखक का जो ममेरा भाई है वो भी आया था, और वो बरामदे में सो रहा था, जहां पर जो
है नाटक होना था। वो वहां पर क्यों था? क्योंकि वो भी जो है बारात के जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वो भी बारात में नहीं जा पाया था। लेकिन उसके बरामदे में सोने के लिए जो है औरतों ने आपत्ति की थी। उन्हें जो है कष्ट था, उन्हें इस बात को लेकर अच्छा नहीं लग रहा था कि वहां पर कोई पुरुष सोया हुआ है, वो नाटक कैसे करेंगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो वो नाटक होता था शादी वाले दिन, उस नाटक में जो है पुरुषों की केवल अनुपस्थिति ही नहीं होती थी, बल्कि उन्हें वो देखने को भी नहीं मिलता था, उन्हें वो देखने की इजाजत भी नहीं होती थी। ये केवल औरतें अपने आनंद के लिए करती थी, इसलिए वहां पर पुरुषों का कोई काम नहीं था। इसी कारण से जो है औरतों को वहां पर राघव के सोने से दिक्कत थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब औरतों को जो है इस बात से आपत्ति हो रही थी, उन्हें जब इस बात को लेकर अच्छा नहीं लग रहा था कि जो लेखक का ममेरा भाई था राघव, वो बरामदे में सो रहा था, तो यहाँ पर दादी माँ ने जो है उन औरतों पर गुस्सा किया कि लड़के से क्या पर्दा, यानी लड़के से क्या छुपाना, ये कोई पुरुष थोड़ी ना है, ये तो लड़का है। और लड़के और जो ब्रह्मा है उनका मन एक समान होता है। यहाँ दादी माँ के कहने का अभिप्राय ये था कि जो ब्रह्मा है उन्होंने सृष्टि को बनाया है, तो लड़के और जो ब्रह्मा है वो एक समान है, इसलिए उनसे छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लड़के से पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे नाटक छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दादी माँ ने जो है लेखक को भी चुपके से जो है वहीं पास में एक चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया था, ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ पर हमें ये ज्ञात होता है कि लेखक भी जो है वहीं बरामदे में सो रहा था चारपाई पर, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी ना रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। भांडा फोड़ कहते हैं भेद प्रकट हो जाने को, या रहस्य प्रकट हो जा सामने आ जाती है तो उसे कहते हैं भांडा फोड़। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक क्या है, चारपाई में चादर ओढ़कर चुपचाप सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था। और जब नाटक शुरू हुआ तो लेखक को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उसमें क्या था कि जो पुरुष वाले रोल थे वो भी महिलाएं कर रही थी, और हो सकता है उसमें बहुत सारे हंसी मजाक हो, जिसको देखकर जो है लेखक को हंसी आ रही थी। लेकिन लेखक ने ये सोचा कि अगर वो जोर से हंस देगा तो उसका भेद खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि लेखक यहाँ पर है, और औरतें उसे वहां से बाहर निकाल देगी। लेकिन जो भाभी की बात है उस पर लेखक की हंसी नहीं रुक सकी, उस पर जो है लेखक जोर से हंस पड़ा और उसका भांडा फोड़ हो गया, और उसका भेद खुल गया कि लेखक जो है वो भी यहीं पर चारपाई पर छुपकर सोया हुआ है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। हाथापाई होता है झगड़ा, अब पाई होता है झगड़ा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही लेखक का भेद खुला कि लेखक वहां पर है, तो जो देबू की माँ है उन्होंने लेखक की चादर खींच ली और दादी माँ से कहा कि अब दादी माँ बताओ कि अब ये बच्चा कौन है, जो बेचारा शायद रो रहा है, तो उसको दूध पिला देती हूँ। तो ये जो है वो दादी माँ पर टोंट कस रही थी कि ये कौन सा बच्चा सोया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लेखक है वो अपने ममेरे भाई राघव से बड़ा था, यानी उसे जो है लड़के की श्रेणी में वो औरतें नहीं देख रही थी, इसलिए वो दादी माँ पर टोंट कस रही थी कि अब ये कौन सा बच्चा है यहाँ पर। तो ये जो है अब उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया दादी माँ और औरतों के बीच में। तो यहाँ पर दादी माँ उन पर गुस्सा कर रही थी कि तुम लड़के से क्यों लगती हो, यानी अब लड़के की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है दादी माँ ने वहां पर चुपके से सुला दिया था। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। वस्तुतः कहा जाता है असल में, और अभयदान कहते हैं भय से रक्षा का वचन देना। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि शाम की बात तो हो गई, लेकिन सुबह जो है रास्ते में लेखक को देबू की माँ मिली, और वो जो है लेखक को दिखाते हुए अपनी भाभी से कहने लगी कि ये कल वाला बच्चा है। अब लेखक को यहाँ पर लगा कि अब उसकी शामत आई है, अब इन्होंने पहचान लिया है कि ये जो है कल वहां पर बरामदे में सो रहा था चुपके से, और चुपके से जो है नाटक देख रहा था। अब लेखक को जब ये लगा कि उन्होंने पहचान लिया है, तो वहां से वो बहुत जोर से भागा, बहुत तेज भागा, और सीधा रुका कहाँ पर, दादी माँ के पास जाकर।
अब लेखक यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं कि असल में जो है, जब भी उनसे कोई अपराध हो जाता था, जब वो गलती कर देते थे कुछ भी, तो वो जाकर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर उन्हें पता था कि दादी माँ उन्हें मार या डांट पड़ने नहीं देगी। उन्हें जो है अपनी भय का वचन मिल जाता था दादी माँ से। दादी माँ उन्हें किसी भी तरह से, किसी से भी, किसी प्रकार का जो है कोई कष्ट नहीं होने देती थी। इसलिए यहाँ पर भी जो है लेखक दौड़कर जो है सीधे दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वात्य चक्र होता है बवंडर या आंधी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आज जो है लेखक को दादी माँ की छोटी छोटी बातें, एक एक बात जो है कैसे कैसे मालूम हो रही है कि दादी माँ जो है किस तरह से प्यार और ममता से उनकी देखभाल करती थी, किस तरह से जो है वो उन्हें सीख देती थी, हर चीज बताती थी। वो लेखक को आज महसूस होती है, आज उन्हें मालूम पड़ती है। यानी आज जो है लेखक को अपनी दादी माँ की अहमियत जो है वो मालूम पड़ रही है। अब लेखक यहाँ पर अपनी दादी माँ के बारे में ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो है परिस्थितियों का जो बवंडर है, जो आंधी है, वो किसी के भी जीवन को सूखे पत्ते की तरह किस तरह से इधर से उधर नचाती है, ये दादी माँ अच्छे से जानती थी। यानी लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि दादी माँ को जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, उन्हें जीवन के बारे में बहुत समझ थी। लेखक आगे बताते हैं कि दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। धोखे की टट्टी जो है वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भ्रम में डालने वाली तत्व रहित वस्तु। यानी जो किसी भी तरह की कोई भी आपको सुविधा ना दे या फिर जो आपको भ्रम में रखे कि वो अच्छी चीज है लेकिन वो बहुत बुरी हो, इस तरह से जो है आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो दादाजी हैं, जब वो मर गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो दादी माँ हैं वो बहुत ही उदास रहती थी। अब जो संसार है वो उन्हें बहुत ही बेकार वस्तु लगता था, उन्हें उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि दादाजी ने उन्हें खुद ही धोखा दिया था, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन्हें इस जीवन में अकेला छोड़ गए थे। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो दादाजी हैं वो दादी माँ से हमेशा कहते थे कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा रहूंगा। लेकिन ये बात यहाँ पर दादी माँ के जीवन में झूठी साबित हुई थी, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी और दादी माँ जीवन में अकेली रह गई थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डांवाडोल कर दिया। कुकुरमुत्ता होता है जो सीली जगहें होती हैं वहां पर उगने वाला पौधा, यानी जहां पर नमी होती है वहां पर कुकुरमुत्ता हुई होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मित्रता का ढोंग कर हानि पहुंचाने वाले दोस्त। डांवाडोल होता है एक स्थिति पर ना रहने वाला। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब दादाजी की मृत्यु हो गई, जब दादाजी जो हैं गुजर गए, तो उसके बाद जो है दादी माँ के जीवन में जो है बहुत सारे बुरे लोग आए। यानी वो जो बुरी जगह पर उगने वाला पौधा होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, इस तरह के लोग जो हैं और जो मुंह पर जो मीठे बनते हैं यानी मित्रता दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है बहुत ही बुरी बुरी बातें करते हैं, वो हमें हानि पहुंचाने वाली बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें नुकसान हो, इस तरह के जो लोग हैं वो जो है आसपास मंडराने लगे थे दादी माँ के। दादी माँ को गलत सलाह देने लगे थे, घर को बर्बाद कर दिया था और लेखक के घर की जो स्थिति है वो जो है डांवाडोल हो गई थी, वो बहुत ही बुरी हो गई थी। यानी दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ इस वजह से भी बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि दादाजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति खराब हो रही थी। आगे लेखक कहते हैं कि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं।
श्राद्ध जो है वो कहते हैं जब पितरों के लिए श्रद्धा से जो मुक्ति कर्म किया जाता है उसे कहते हैं श्राद्ध। और अतुल होता है अत्यधिक, और व्यय कहते हैं खर्च करने को। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब दादाजी का श्राद्ध किया गया तो उस समय दादी माँ लेखक के पिता को मना कर रही थी बहुत सारा खर्च करने के लिए, क्योंकि जो वो खर्च किया था पिताजी ने वो जो है बहुत ज्यादा था, और वो खर्च जो है घर से नहीं किया गया था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। और जो वो खर्च किया था वो कर्ज लेकर खर्च किया गया था, वो घर की संपत्ति नहीं थी। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है नहीं थी यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि दादाजी की मृत्यु के बाद जो है लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बिगड़ चुकी थी, घर पर जो है बहुत सारा कर्ज हो गया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अक्सर कहते हैं अधिकतर को, और कड़ाके का जाड़ा होता है बहुत अधिक ठंड। पछुआ कहते हैं जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अक्सर जो है ये हवाएं जो है वो माघ के महीने में चलती है और बहुत ज्यादा ठंडी होती है। सन्नाटा कहते हैं चुप्पी को, और पाला होता है जब हवा में मिला हुआ जो भाप होता है, जो दिन में भाप बनता है पानी, उस भाप के जो सूक्ष्म कण होते हैं जब वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर सफेद तह के रूप में जो है पेड़ पौधों पर जम जाते हैं। आपने सर्दियों में सुबह सुबह देखा होगा कि जब आप सुबह जगह जो है एक सफेद चादर सी बिछ जाती है, थोड़ा थोड़ा सफेद, ऐसा लगता है कि जैसे पाउडर सा हर जगह बिखरा हुआ है, उसे जो है पाला कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो दादी माँ है वो अक्सर उदास रहा करती थी, क्योंकि एक तो दादाजी की मृत्यु हो गई थी और जो घर पर जो है आर्थिक स्थिति भी घर की खराब हो गई थी, घर पर कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो दादी माँ को जो है बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी, जिस वजह से वो उदास रहा करती थी। तो लेखक जो है माघ के महीनों की बात कर रहा है कि माघ के दिन थे जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, जो पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं होती है उसका सन्नाटा था, और सुबह सुबह जो पाला पड़ता है उसकी जो ठंड होती है वो इतनी ज्यादा ठंडी थी कि वो हड्डियों तक घुस जाती थी। यानी लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जो माघ का महीना है वो अक्सर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। अब लेखक यहाँ पर माघ के महीने की ठंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माघ के महीने में लेखक ने एक शाम को देखा कि उनकी जो दादी माँ है उन्होंने एक तो गीली धोती पहनी हुई है, और उस ठंड में वो कोने वाले घर में एक संदूक के सामने बैठी है जिस पर उन्होंने दिया जलाया है, और वो हाथ जोड़कर वहां पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ लेखक ये बताते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उनकी जो स्नेह कातर आंखें थी जिसमें हमेशा लेखक ने प्यार देखा था सबके लिए, उसमें लेखक ने कभी आंसू नहीं देखे थे। लेकिन आज जो है लेखक ने उन्हें रोते हुए वहां पर बैठे हुए देखा। अब दादी माँ यहाँ पर संदूक पर दिया जलाकर बैठी हुई थी और साथ में रो रही थी, और उन्होंने गीली धोती पहनी हुई थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, मन मारना होता है इच्छा को रोकना, ये भी एक मुहावरा है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब लेखक ने देखा कि दादी माँ वहां पर बैठी हुई हैं, वो रो रही हैं और उनकी आंखें बंद है, तो लेखक वहां पर बहुत देर तक जो है चुपचाप अपनी इच्छा को रोक कर बैठा हुआ था, क्योंकि वो दादी माँ से पूछना चाह रहा था कि वो आखिर यहाँ गीली धोती में क्यों बैठी हैं और वो रो क्यों रही हैं। लेकिन उसने दादी माँ को आंखें बंद करके बैठा हुआ देखा था, तो वो जो है दादी माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी इच्छा को रोक कर जो है वहां पर बहुत देर तक बैठे हुए थे। और जैसे ही दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने जो है धीरे से उन्हें पुकारा कि दादी माँ, यानी वो उनसे अब पूछना चाह रहे हैं। तो लेखक आगे बताते हैं कि दादी माँ ने कहा कि क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण होता है उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण होता है प्यार से भरी हुई।
अब जब लेखक ने दादी माँ को धीरे से पुकारा तो दादी माँ ने भी लेखक की ओर देखा और उनसे पूछा कि लेखक वहां पर क्यों बैठा है, वो वहां पर क्या कर रहा है। तो लेखक ने भी जो है प्यार भरी दादी माँ की आंखों की ओर देखा और उनसे बड़े प्यार से पूछा कि क्या वो उनसे एक बात पूछ सकते हैं, क्या वो उन्हें एक बात बताएंगी। तो दादी माँ ने कहा कि क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। अब यहाँ पर जब दादी माँ से लेखक ने पूछा कि क्या वो उन्हें एक बात बताएंगी, तो दादी माँ ने लेखक से कहा कि क्या है, पूछ ले। तो वहां पर लेखक ने बड़े प्यार से दादी माँ से कहा कि क्या वो रो रही थी, क्योंकि लेखक ने आज तक जो है दादी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, तो उन्हें जो है हैरानी थी। इसलिए उन्होंने दादी माँ से पूछा कि क्या वह रो रही थी। तो दादी माँ जो है हल्के से मुस्कुरा बदल दिया और लेखक से कहा कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, तो चलकर खाना खा लेते हैं, और उन्होंने लेखक को चलने के लिए कहा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो दादी माँ है वो भले ही उदास रहती थी, भले ही वो अकेले में जाकर रो लेती थी, लेकिन वो कभी भी जो है अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। दूसरों के सामने वो हमेशा खुश मिजाज रहती थी, वो हमेशा खुश रहा करती थी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मुझे वो खींचती रसोई में ले गई। अब जब दादी माँ ने लेखक को नहीं बताया कि वो रो रही थी या क्या कर रही थी, और लेखक को खाना खाने के लिए चलने के लिए कहा, तो लेखक ने भी बड़े प्यार से दादी माँ से कहा कि पहले दादी माँ अपनी धोती तो बदल लो, क्योंकि लेखक ने देखा कि दादी माँ की जो धोती है वो गीली है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन दादी माँ जो है लेखक को रसोई की ओर खींचती हुई ले गई और जो है लेखक से कहा कि उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती। अब यहाँ पर हमें एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि दादी माँ को अब किसी भी तरह से कोई भी उम्मीद नहीं है। वो जो है अपने जीवन में निरस हो चुकी है। उन्हें किसी भी तरह का जो है कोई भावना, कोई जो है अपनी शारीरिक चेष्टा भी उन्हें महसूस नहीं होती है। यानी उन्हें सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, वो बस अपने में खोई रहती है, दूसरों की सेवा करती रहती हैं। यहाँ से हमें दादी माँ के बारे में ये भी पता चल रहा है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब लेखक बताते हैं कि जब वे सुबह उठे तो उन्होंने सुबह देखा कि चारपाई पर जो है उनके पिताजी और किशन भैया मन को मारे हुए बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। सोचते सोचते जो है उनके जो पिताजी हैं लेखक के, उन्होंने नहीं है, वो किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर लेखक के पिता ने ये भी कहा कि उन्हें जो है अब कोई और भी जो है रुपए नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारों के जो है अभी पिछले रुपए देना ही बाकी है, उन्हें जो है उधार चुकाना अभी बाकी है। ये कहते कहते जो है लेखक के पिताजी रोने रोने से हो गए थे, यानी वे बहुत ज्यादा दुखी थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेखक के पिताजी ने जो है बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और वे और भी रुपए लेना चाहते थे, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, उन्हें और रुपयों की जरूरत थी। लेकिन कोई और जो है रुपए नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लगता होगा कि उन्होंने अभी दूसरों के भी नहीं चुकाए हैं तो उनके भी वो नहीं चुका पाएंगे। इस वजह से जो है वे बहुत ज्यादा परेशान थे और वे रोने से हो गए थे, वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। रो है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो दादी माँ हैं, उन्होंने जो है जब उन दोनों की बातें सुनी, लेखक के पिताजी की और किशन भैया की, तो वहां पर दादी माँ ने जो है लेखक के पिताजी के माथे पर हाथ सहलाते हुए उनसे कहा कि वो रो क्यों रहे हैं, अभी वो जिंदा हैं। ये कहकर उन्होंने जो है अपना संदूक खोला और उसमें से एक चीज निकाली जो बहुत ही चमकदार थी, और उस चीज को निकालते हुए उन्होंने लेखक को बताते हुए कहा कि उसके दादाजी ने जो है ये कंगन इसी दिन के लिए उन्हें पहनाया था। तो यहाँ पर जो है हमें दादी माँ के बारे में ये भी पता चलता है कि उन्हें अपनी चीजों का कोई लोभ नहीं था। वो अपने घर के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थी, और उन्होंने बिना कुछ सोचे ही जो है अपने पति की यानी दादाजी की जो आखिरी निशानी है उनके पास, उसे भी जो है अपने बच्चों को दे दिया ताकि वो जो है वो ये कर्ज उतार सकें।
उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे संजो कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा कहते हैं अगला पिछला। अब यहाँ पर जो है, जब दादी माँ उस कंगन को लेखक के पिता को दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये कंगन जो है दादी माँ ने पहना नहीं है, इसे जो है उन्होंने संभाल कर रखा है। ये जो है उनके वंश की निशानी है, यानी अपने पति की आखिरी निशानी भी जो है वो निछावर कर देती हैं घर वालों की खुशी के लिए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उन्होंने लेखक को सीख दी कि जो पुराने लोग हैं, यानी जो दादा दादी हैं या माँ बाप हैं, वे जो है अगला पिछला सोच कर रख लेते थे। इसलिए जो है वो ये चीजें थे, यानी सोना चांदी या कोई अन्य चीज जो है वो कीमती चीजों को संजो कर रखते थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कभी ना कभी आने वाले समय में जो है किसी ना किसी स्थिति में इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो जो है इन चीजों को संभाल कर रखते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। शाप भ्रष्ट कहते हैं जिसमें कोई दोष ना हो। विलीन होता है अदृश्य हो जाना या ओझल हो जाना। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लेखक को अपनी दादी माँ सच में एक ऐसी पर्सनैलिटी लगी, ऐसी लेडी लगी जिनमें जो है कोई भी दोष नहीं था। यानी लेखक को अपनी दादी माँ एक परफेक्ट लेडी लगती थी, जिसमें सारी अच्छाइयां भरी हुई थी। वो किसी भी तरह से जो है दूसरों को दुखी नहीं देख सकती थी, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहती थी। इसलिए लेखक ने यहाँ पर अपनी दादी माँ की तुलना देवी के साथ की है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो लेखक को दादी माँ की याद आ रही थी, वो धुंधली सी छाया दादी माँ की जो लेखक के सामने नाच रही थी, वो धुंधली सी छाया जो है कहीं अदृश्य हो गई, कहीं गुम हो गई। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेखक जो है वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए जो है ये सारी चीजें सोच रहे थे। उनके सामने जो है दादी माँ का चेहरा जो है वो धुंधला सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब जो है वो धुंधला चेहरा गायब हो गया था, क्योंकि लेखक ने देखा कि दिन जो है काफी चढ़ आया है, यानी सुबह बहुत पहले हो चुकी है, दिन काफी ऊपर आ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। घिनौनी कहा जाता है गंदगी के भाव को, और कतारें कहते हैं पंक्तियों को। धूमिल होता है जो धुएं का रंग की तरह होता है, या आप धुंधला भी कह सकते हैं, जो यानी साफ ना हो। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लेखक के घर के पास ही जो है एक लंबा खजूर का पेड़ था। उस पेड़ से उड़कर एक कौवा जो है वो अपने काले पंखों को फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया था। उस कौवे को देखकर जो है लेखक को गंदगी का भाव आ रहा था, यानी लेखक को वो कौवा बिल्कुल पसंद नहीं था। और लेखक कहते हैं कि लेखक के हाथ में किशन भैया का जो पत्र है वो कांप रहा था, और उसमें जो काली पंक्तियां लिखी गई थी, जो उसमें बातें लिखी गई थी, वो काली चींटियों की जो कतारें होती है, पंक्तियां होती है, उसकी तरह थी। लेकिन अब वो जो है धुंधली हो रही थी, वो लेखक को अच्छे से दिख नहीं रही थी। वो लेखक को अपने सामने धुंधला प्रतीत हो रहा था। अब हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो दादी माँ हैं उनकी याद लेखक को किशन भैया के पत्र को पढ़कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर लेखक के सामने अंधेरा क्यों छा रहा, आगे पढ़ेंगे। लेखक आगे कहते हैं कि आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। यहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आखिर लेखक को दादी माँ की याद क्यों आई, क्योंकि जो किशन भैया हैं उन्होंने पत्र में जो है लेखक को ये सूचना दी थी कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बातें पढ़कर जो है, ये पंक्तियां पढ़कर लेखक के जो आंखें हैं वो धुंधली प्रतीत हो रही थी। उन्हें अब जो पत्र में पंक्तियां लिखी गई थी वो सही में साफ साफ नहीं दिख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। इसलिए लेखक को अपनी दादी माँ की सारी बातें याद आ रही थी कि उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ किस तरह का वक्त बिताया है, दादी माँ उनका कितना ख्याल रखती थी और उनसे कितना प्यार करती थी।
आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर किसी भी परीक्षा में आपसे इस चैप्टर के कोई पठित गद्यांश पूछे जाते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप उन क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे पाएंगे और इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अपने शब्दों में अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरे विषयों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।